आज का हमारा टॉपिक है डीमोग्राफी। तो डीमोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी कहते हैं हिंदी में। तो डीमोग्राफी को अगर हम एक वर्ड में बोलें तो क्या है? डीमोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या की स्टडी को हम क्या कहते हैं? डीमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टडी को मतलब जो हमारी जनसंख्या है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं, जनसांख्यिकी कहते हैं। फोकसिंग ऑन द फैक्टर लाइक साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बर्थ एंड डेथ रेट, माइग्रेशन एंड एजिंग। तो मतलब जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है उसमें हम क्या देखते हैं? हम उसमें फोकस करते हैं। पॉपुलेशन है, उसका साइज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसमें बर्थ रेट क्या है, उसमें डेथ रेट क्या है, मतलब जो नए बच्चे हैं उनके पैदा होने की दर क्या है, और जो बूढ़े हैं उनके मरने की दर क्या है। माइग्रेशन का मतलब होता है किसी दूसरी जगह से कुछ लोग आए हैं, और एजिंग मतलब जो उम्र होती है उसका क्या इफेक्ट है। इन सारे फैक्टर्स को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन ट्रेंड एंड देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। ये कुछ खास नहीं है आपके लिए, ये मतलब अंडरस्टैंड कराती है पॉपुलेशन की पॉपुलेशन सोशली कैसी है, इकोनॉमिकली वो पॉपुलेशन कैसी है, और पॉलिटिकली इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल हम बोले राजनीतिक प्रभावों का इफेक्ट क्या है, या समझने में हेल्प करती है। तो जनसांख्यिकी जनसंख्याओं का अध्ययन है जो आकार, संरचना, वितरण, जन्म और मृत्यु दर, प्रवासन और उम्र बढ़ने जैसे कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो मतलब एक तरीके से हमें बस एक लाइन याद रखना है, डेमोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। बाकी कुछ याद नहीं रखना है इसमें। ये जितना कुछ बताया है इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, याद बस इतना रखना है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक साइकिल, जनसांख्यिकी चक्र। तो डेमोग्राफिक साइकिल डिस्क्राइब द चेंजेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर टाइम। तो ये डेफिनेशन डेमोग्राफिक साइकिल की आपको याद होना चाहिए। डेमोग्राफिक साइकिल क्या है? मतलब पॉपुलेशन में चेंज क्या हो रहा है टाइम के साथ साथ। टाइम के साथ साथ जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज होती है हाई स्टेशनरी स्टेज। मतलब एक तरीके से क्या है? ये एक स्थिर स्टेट है। स्टेशनरी मतलब एक स्थिर वाली स्टेज है। तो इसमें क्या होता है? हाई बर्थ रेट होगी एंड हाई डेथ रेट होगी, रिजल्टिंग इन स्लो और स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे क्या है, हम ये बताएं आपको, ये जैसे ये, तो मतलब जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, ये ग्रोथ रेट मान लो और ये डेथ रेट मान लो। तो ये क्या है? एक तरीके से मोर और लेस सेम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने बच्चों का जन्म हो रहा है उतने ही लगभग जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनकी डेथ हो रही है। तो पॉपुलेशन एक तरीके से स्टेबल हो जाती। जैसे कि इस समय जो पॉपुलेशन है चाइना की पॉपुलेशन एक तरीके से स्टेबल हो रही है। बोल नहीं सकते स्टेबल है, लेकिन स्टेबल हो रही, क्योंकि वहां जैसी डेथ रेट है उतनी ही बर्थ रेट है। तो पॉपुलेशन एक स्टेबिलिटी की ओर जा रही है, ठीक है। तो स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, या मतलब स्लो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है। मतलब जितने पैदा हो रहे हैं बढ़ उतने ही मर रहे हैं, तो ग्रोथ तो होगी ही नहीं, वृद्धि तो होगी ही नहीं। मतलब स्टेज सेकेंड है अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग मतलब बहुत तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है। बर्थ रेट रिमेन्स हाई बट डेथ रेट डिक्लाइंस लीडिंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आप खुद ध्यान लगाओ, जैसे हाई स्टेशनरी, हमें जब स्टेबिलिटी चाहिए तो जितने बच्चे पैदा हों उतनी डेथ हो जाए तो स्टेबल रहेगी पॉपुलेशन, कोई ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, हमें एक्सपेंडिंग चाहिए, बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली पॉपुलेशन चाहिए, बहुत तेजी से। तो बढ़ कैसे सकती है? हम डेथ रेट को क्या कर दें? डेथ हो रही है उसे कम कर दें, और बर्थ जो हो रही है वो बढ़ जाए। जो बर्थ है वो बढ़ गई है और डेथ कम हो गई तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि यहां से भी बढ़ रही है और यहां से भी, मतलब एक तरीके डेथ कम हो रही है तो पॉपुलेशन बढ़ी हुई है तो है। तो एक तरीके से हम बोले जो बर्थ रेट है वो हाई रहे और डेथ रेट डिक्लाइन कर जाए। ये देखो, डेथ रेट डिक्लाइन कर जाए, जिससे पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ेगी। स्टेज थर्ड है लेट एक्सपेंडिंग।
लेट एक्सपेंडिंग मतलब, लेट एक्सपेंडिंग का मतलब है, देखो अर्ली एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है, इसमें क्या है, बच्चे ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बर्थ रेट है इसमें ज़्यादा हाई है, ठीक है। और लेट एक्सपेंडिंग में जो बर्थ रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, डेथ रेट लो हो जाता है। मतलब क्या है, जो बर्थ रेट है वो कम है। यहां पर दोनों फैक्टर देखो, अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या है, दोनों फैक्टर, एक फैक्टर मतलब बर्थ रेट भी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है और डेथ रेट कम होने की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और यहां क्या है, लेट एक्सपेंडिंग में क्या है, बर्थ रेट हमारी कम हो रही है और डेथ रेट भी कम हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बर्थ रेट कम होने की वजह से पॉपुलेशन कम होना चाहिए, लेकिन जो डेथ रेट कम है उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, तो इसे बोलते हैं लेट एक्सपेंडिंग। चौथा है लो स्टेशनरी। तो इसमें क्या है, बोथ बर्थ एंड डेथ रेट लो। तो इसमें क्या है, जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है, मतलब मरने की दर और पैदा होने की दर दोनों बराबर हैं, इसलिए इसमें क्या हो रही है, रिजल्ट स्लो और स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, या हम ये बोलें जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो स्टेबल है, मतलब बढ़ नहीं रही है। तो पहली वाली में क्या है, हमारी हाई स्टेशनरी फेज है, लास्ट वाली हमारी लो स्टेशनरी फेज है, ठीक है। और इसमें क्या, अर्ली, सेकेंड वाली अर्ली एक्सपेंडिंग है, लेट एक्सपेंडिंग है, ठीक है, लेट एक्सपेंडिंग है। तो हम एक ग्राफ थोड़ा रफली आपको बनाकर दिखाते हैं। चलो ग्राफ की बात नहीं करते, क्योंकि ग्राफ अगर आपको बताने लगे तो इसका थोड़ा ग्राफ टफ होता है, तो हाई लेवल का हो जाएगा, वो आपके मतलब का नहीं है। आपको ये चीज़ याद रखनी कि पहली स्टेज क्या होती है, उसका नाम होता है हाई स्टेशनरी, सेकंड स्टेज का नाम होता है अर्ली एक्सपेंडिंग, थर्ड स्टेज का नाम होता है लेट एक्सपेंडिंग, फोर्थ स्टेज का नाम होता है क्या, लो स्टेशनरी, और एक स्टेज और होती है जिसे डिक्लाइनिंग स्टेज कहते हैं, डिक्लाइनिंग, ठीक है। इन सम केसेस स्टेज 5 डिक्लाइनिंग अकर्स व्हेन बर्थ रेट फॉल बिलो डेथ रेट्स कॉजिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन। मतलब क्या है, जो बर्थ रेट है वो भी क्या है, फॉल कर जाए, बर्थ रेट मतलब कम हो, ठीक है, बिलो डेथ रेट्स। और जो डेथ रेट से, जैसे एक तरीके से जो बर्थ रेट, डेथ्स जो डेथ हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हो रही, ठीक है, 3 मान लो, 3 डेथ रेट, और बर्थ रेट भी कम है, बर्थ रेट कम है, जैसे पहले बर्थ रेट ज़्यादा था, अब बर्थ रेट क्या है, 2 है, बर्थ रेट 2 मतलब 2 पैदा हो रहे हैं, 3 मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या होगी, एक तरीके से कम हो रही है, क्योंकि डिक्रीज हो रही, डेथ ज़्यादा हो रही है और बर्थ कम हो रही, तो पॉपुलेशन कम होगी। और एक स्टेज ये भी होती है डिक्लाइनिंग स्टेज। तो ये आपको सीरियल से याद रखना है, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, और लास्ट है डिक्लाइनिंग स्टेज। तो 5 स्टेज होती हैं डेमोग्राफिक साइकिल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता की। तो फर्टिलिटी रिफर्स द नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और कपल्स टू रिप्रोड्यूस। तो फर्टिलिटी क्या होती है, रिप्रोडक्शन करना, प्रजनन करना, प्रजनन, प्रजनन मतलब बच्चों को पैदा करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे फर्टिलिटी कहते हैं। तो बस यही है, रिप्रोड्यूस, बच्चों को पैदा करने की कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं, हम फर्टिलिटी कहते हैं। इट इज ऑफ्टन मेजर्ड इन टर्म ऑफ फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट के टर्म में मान सकते हैं, ठीक है, विच क्वांटिफाई द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। तो एक रिप्रोडक्टिव जो एज होती है वो होती है 15 से 45, सॉरी 15 से 49, लेकिन हम रफली मानते हैं 15 से 45 मानते हैं, ठीक है। 15 से 45 साल की जो एज होती है फीमेल की, वो क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज होती है, मतलब उस एज में क्या वो बच्चे को पैदा कर सकती है, ठीक है, प्रजनन कर सकती है, ठीक है। तो इसी की हम बात करते हैं, इसी में हम बात करते हैं फर्टिलिटी क्या है। ये जो फर्टाइल पीरियड जो होता है, एक तरीके से हम बोलें 15 से 49 ईयर की जो लेडी होती है, इनके बीच की लेडी होती हैं, वो जब कपल्स कॉपुलेशन वगैरह करेंगे, कॉपुलेशन करेंगे, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन की इसी दर को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, या फर्टिलिटी बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। हिंदी में आप देख सकते हो, कुछ खास है नहीं इसमें। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले टोटल फर्टिलिटी रेट की। तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम बेस्ड ऑन करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है, एक महिला के जीवन काल में उत्पन्न होने वाले बच्चों की औसत संख्या, एक महिला के जीवन काल, एक महिला का जीवन काल जितना भी हो रहा है उसमें जितने भी बच्चे वो
पैदा कर रही है या बच्चे का जन्म हो रहा है, उसका जो औसत संख्या होगी उसे हम क्या बोलेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट बोलेंगे। एक होता है क्रूड बर्थ रेट, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 100 पीपल इन अ गिवन पॉपुलेशन पर ईयर। तो एक निर्दिष्ट पॉपुलेशन, तो मतलब एक गिवन पॉपुलेशन में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1000 व्यक्तियों पर सालाना होने वाले जीवित बच्चों की संख्या, इन 1000 लोगों ने एक साल में कितने बच्चों को जन्म दिया, उसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट। एज स्पेसिफिक रेट होती है, इसमें क्या होता है, फर्टिलिटी रेट विद इन स्पेसिफिक एज ग्रुप ऑफ वीमेन। तो महिलाओं के विशिष्ट आयु समूह में प्रजनन दर, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे हमने 20 ईयर की वुमेन मान ली, तो 20 ईयर की वुमेन में, मतलब टोटल पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में 20 ईयर की जितनी वुमेन है उनकी फर्टिलिटी रेट को हम निकालेंगे तो उसे बोलेंगे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ये कुछ भी आपके एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेफिनेशन आपको याद रखना है और ये डाटा याद रखना है। 15 से 49 या 50 या 45 जो भी है वो मतलब एज ग्रुप होता है, जो फर्टाइल एज ग्रुप होता है, ठीक है, ये याद रखना है, ये बस पढ़ लेना है, ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक विधियां, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। फैमिली प्लानिंग इज अ क्रिटिकल प्रैक्टिस दैट empowers इंडिविजुअल और कपल्स टू कंट्रोल देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रोल करना मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ ऐसा ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा अबॉर्शन ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अबॉर्शन ना हो, रिप्रोडक्टिव एज में क्या है, बहुत सारी डिजीजेस ना हो, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, ठीक है। और चाइल्ड हेल्थ को कंट्रोल करना, मतलब अगर ज़्यादा बच्चे होंगे किसी फीमेल के, ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं या ज़्यादा बच्चे वो कर रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब जो फीमेल है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। और जो बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं उन बच्चों की भी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी केयर नहीं हो पाएगी प्रॉपर। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग में, ठीक है। ये बस आपको थ्योरी एक बार पढ़ लेना है, कुछ खास है नहीं। परिवार नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्तियों और जोड़ों को उनके प्रजनन स्वास्थ्य को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। यह उन्हें बच्चों की संख्या और समय तय करने की अनुमति देता है। जैसे एक बच्चा है और दूसरे बच्चे के बीच में हमें गैप कितना रखना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल, ठीक है, जिससे जो मातृ है, मतलब मदर है, और शिशु स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता, मतलब जो मदर है उसके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शिशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आर्थिक मतलब क्या है, जो उसकी आर्थिक स्थिति होगी वो भी ठीक रहेगी, और व्यापक सामाजिक भलाई को बढ़ावा मिलता है। मतलब जो पॉपुलेशन क्राउडिंग है उससे भी क्या होता है, फायदा होता है, उसमें भी फायदा होता है, मतलब ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। ओवर क्राउडिंग मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज़्यादा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भ निरोधक विधियों का प्रकार, बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होंगी, ठीक है, तो हम रफली बात करेंगे, बाकी आप अच्छे से रीड करना इसे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैरियर मेथड की। अवरोधक विधियां, मतलब बैरियर मेथड का यूज करके रिप्रोडक्शन, मतलब जो रिप्रोडक्शन है उसे रोका जा सके, मतलब बच्चों की जो जन्म है उसको रोका जा सके बैरियर मेथड का यूज करके। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें कंडोम्स आते हैं, ठीक है, मेल कंडोम्स भी आते हैं और फीमेल कंडोम्स भी आते हैं। तो मेल कंडोम्स में क्या होता है, अ शीथ बॉर्न ओवर द पेनिस। तो इसे क्या करते हैं, जब सेक्सुअल एक्टिविटी करना होता है या कॉपुलेशन करना होता है, ठीक है, कॉपुलेशन करना होता है, तो क्या होता है, जो मेल होता है उसका जो पेनिस होता है उस पर क्या होता है, एक रबर बोले तो लेटेक्स का बना हुआ एक क्या होता है, रबर की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, पेनिस के ऊपर क्या करते हैं, लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं या हम ये बोलें जो सीमन होता है, जो वीर्य होता है मेल का, वो फीमेल के अंदर नहीं जा पाता है, फीमेल की वजाइना के अंदर नहीं जा पाता है, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा और बच्चे नहीं होंगे। तो वही है सेक्सुअल इंटरकोर्स या हम ये बोलें कॉपुलेशन, प्रिवेंटिंग स्पर्म या सीमन फ्रॉम एंटरिंग वजाइना, वजाइना में नहीं जाता है। इट इज मोस्ट कॉमन एंड वाइडली एसेसिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। फिर कुछ फीमेल कंडोम्स होते हैं,
तो एक पाउच बॉर्न इनसाइड द वेजाइना, तो इसमें क्या करते हैं, एक पाउच होता है जिसे वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो नहीं पहुंचते हैं एग, जो मतलब वेजाइना में स्पर्म तो पहुंचते हैं लेकिन वो कहाँ नहीं पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब होती है, मतलब जो यूट्रस होता है, यूट्रस में क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, और फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ तक स्पर्म नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जिससे क्या होगा, जाइगोट का अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो मतलब फीटस का फॉर्मेशन नहीं होगा, बच्चे का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये प्रोटेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इसकी इफेक्टिवनेस होती है 85 से 98% विथ करेक्ट यूज। अगर अच्छे से मतलब यूज किया जाए तो 85 से 98% चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और क्या होगा, जो मतलब प्रजनन नहीं होगा। इसके एडवांटेज क्या है, अफोर्डेबल होता है, मतलब सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, इजी यूज, आसानी से यूज, और प्रोटेक्ट्स करता है अगेंस्ट एसटीआई, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं उससे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, रिक्वायर कंसिस्टेंट यूज, कैन इंटरप्ट स्पॉन्टेनिटी, कभी कभी जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो मतलब करप्ट हो जाती, एक तरीके से इंटरप्ट हो जाती। कैसे, अगर रैप्चर हो जाए, जो हमारे कंडोम्स हैं अगर वो रैप्चर हो जाए तो क्या होता है, जो कंटिन्यूटी है वो क्या होती है, एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। तो हिंदी में आप आराम से पढ़ सकते हो। ये आपको डाटा ये वाला याद नहीं करना है, ठीक है, ये डाटा याद नहीं करना है इफेक्टिवनेस का, बस खाली पढ़ लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायाफ्राम्स की। तो बैरियर मेथड में एक हमने कंडोम्स देख लिया और दूसरा हम डायाफ्राम्स की बात करते हैं। तो ये क्या होती, अ सॉलो डोम शेप कप मेड ऑफ सिलिकॉन और रबर इंसर्टेड इनटू द वेजाइना टू कवर द सर्विक्स एंड प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस। तो ये क्या होता है, एक सिलिकॉन या रबर का बना हुआ एक डोम शेप, मतलब डोम शेप कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का, हम कहें इस टाइप का, ठीक है, ये डोम शेप होता है। तो डोम शेप एक कप होता है, ठीक है, जो इंसर्ट करते हैं, कहाँ लगाते हैं, वेजाइना में लगाते हैं, और जो कवर कर लेता है सर्विक्स, क्योंकि कुछ इस टाइप से होता है। आपको यूट्रस बनाकर दिखाएं हम, ठीक है, तो ये वाला हमारा पोर्शन क्या हो गया, वेजाइना का हो गया, और ये वाला हमारा सर्विक्स का हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यूट्रस, और ये हमारा क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो वेजाइना यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से इंसर्ट करते हैं, और ये कवर कर लेता है किसको, सर्विक्स को कवर। अगर कवर कर लेगा, ये पोर्शन कवर हो गया, तो क्या स्पर्म अंदर जा पाएगा, स्पर्म अंदर नहीं जाएगा यूट्रस में, तो यूट्रस से मूव करके ये यहाँ नहीं पहुँच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसकी इफेक्टिवनेस 88 से 94% होती है, ठीक है, 88 से 94% होती है व्हेन यूज्ड विद स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स क्या होती है, कुछ क्रीम्स होती हैं, ठीक है, कुछ क्रीम्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्पर्म को क्या करती हैं, किल कर देती हैं, स्पर्म को मार देती हैं, तब इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, कैन यूज्ड ओनली व्हेन नीडेड, नो हार्मोन इन्वॉल्व, इसमें कोई भी हार्मोन होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और जब नीड हो तभी लगाओ। और ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, शायद रीयूजेबल भी होती हैं, इन्हें दोबारा यूज भी कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या होती है, रिक्वायर फिटिंग बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड स्पर्मिसाइड्स इज नीडेड हायर इफेक्टिवनेस। तो इसे फिट करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है, जैसे किसी नर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। हिंदी में पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनल मेथड की, हार्मोनल विधियां की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, मतलब कुछ गोलियां आती हैं, पिल्स आती हैं, ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा माला डी, ये पिल्स आती थी, ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेनिंग सिंथेटिक हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन डेट प्रिवेंट ओवुलेशन, थिकेंड सर्वाइकल म्यूकस, अल्टर द यूट्राइन लाइनिंग टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो ये वर्क कैसे करती हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स आती हैं इसमें कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे नाम मैंने बताया मालाडी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सिंथेटिक हार्मोन होते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में और फीमेल की बॉडी में खासकर ईस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिंथेटिक होता है इसमें, और ये जब ज़्यादा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्स्ट्रा दे दोगे तो क्या करेगा, ये प्रिवेंट कर देगा ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होने देगा।
थिक कर देगा सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्विक्स होता है इसमें जो म्यूकस होता है यहाँ पर उसे थिक कर देगा, जिससे क्या होता है जो स्पर्म होता है वो अंदर नहीं जा पाता है, अंदर नहीं जा पाता है। और क्या करेगा, अल्टर कर देगा यूट्राइन लाइनिंग को। यूट्राइन लाइनिंग, अगर इस यूट्राइन ये लाइनिंग होती है, यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर फीटस लगता है आकर, ठीक है, इम्प्लांटेशन होता है। ये क्या करती है, इस लाइनिंग को थोड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। अगर क्या है स्पर्म अंदर पहुंच जाए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देती हैं। इफेक्टिवनेस होती है 91 से 99%, तो ये बहुत ज़्यादा कारगर होती है क्योंकि इनकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है, अगर अच्छे से मतलब टाइम टू टाइम इन्हें यूज किया जाए। एडवांटेज क्या होते हैं, रेगुलेट्स करती हैं मेन्स्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक धर्मचक्र होता है उसे रेगुलेट करती हैं। रिड्यूस्ड करती हैं मेन्स्ट्रुअल क्रैम्प्स, जो मेन्स्ट्रुअल दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, उन्हें रिड्यूस करती हैं। प्रोवाइड करती हैं प्राइवेसी को प्रोवाइड करती हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, रिक्वायर्स होती हैं डेली यूज, क्योंकि ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, डेली यूज की जाती हैं। पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स होते हैं, इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि हेडेक होता है, नॉजिया होता है, इनकी रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट होता है उसके रिस्क को बढ़ा देती हैं। ठीक है, ये देखो आप। नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोनल इंजेक्शंस। कुछ इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये नाम आपको याद नहीं करना है, इंजेक्शंस होते हैं, नाम याद नहीं करना है तो हटा देते हैं, ठीक है, आपको ये नाम याद नहीं करना है क्योंकि आपके काम का नहीं है। तो एन इंजेक्शन ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेन गिवन एवरी 3 मंथ टू प्रिवेंट ओवुलेशन। तो इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टिन हार्मोन होता है, उसका इंजेक्शन दिया जाता है हर 3 महीने में, जिससे क्या होता है ओवुलेशन नहीं हो, ओवुलेशन नहीं होगा तो एग का फॉर्मेशन नहीं हो, एग नहीं होगा तो कभी फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, स्पर्म जाए तो जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनकी भी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी होती है, 94 से 99% होता है टिपिकल यूज, अगर टाइम टू टाइम इंजेक्शंस लिए जाएं। एडवांटेज क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग होती है क्योंकि 3 मंथ में एक बार इंजेक्शन लगवाना हो रहा है, कोई डेली एक्शन की नीडेड नहीं होती है। रिड्यूस करती हैं हैवी पीरियड्स, जो हैवी पीरियड्स होते हैं उन्हें कम करती हैं। डिसएडवांटेज क्या होती हैं, रिक्वायर होती है इसके मतलब हेल्थ केयर तुम्हें जाना होगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर एवरी 3 मंथ में एक बार हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना होगा। मे कॉज साइड इफेक्ट, इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि वेट गेन होता है और बोन थिनिंग होती है, मतलब जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोनल इम्प्लांट्स। ये क्या होते हैं, ये बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इंजेक्ट मतलब इंसर्ट कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, कुछ इम्प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये स्मॉल फ्लेक्सिबल रॉड प्लेस्ड अंडर द स्किन ऑफ आर्म डेट रिलीज प्रोजेस्टेरिन ओवर द टाइम प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। तो इसमें क्या होता है, एक कुछ इस टाइप से ये होते हैं हार्मोनल इम्प्लांट्स, और ये कहाँ स्किन में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, कहाँ आर्म की। आर्म क्या होता है, हमारा जो हाथ होता है, हमने ह्यूमरस जहाँ पर हड्डी आपको बताई थी ह्यूमरस, ठीक है, हाथ का जो अपर पोर्शन होता है उसे आर्म कहते हैं। ठीक है, आर्म, तो हाथ का जो अपर पोर्शन, जैसे आपको आर्म थोड़ा बता दें, तो ये हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन होता है, ये क्या होता है, आर्म होता है। ठीक है, ये 4 आर्म होती है, तो यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता रहता है हल्के हल्के, जिससे ओवुलेशन नहीं होता है। इसकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी होती है, 99% होती है। एडवांटेज क्या होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग होता है, मतलब 3 साल तक ये वर्क करता है। डू नॉट रिक्वायर डेली और मंथली मेंटेनेंस, डेली और मंथली मेंटेनेंस की कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा इंसर्ट किया जाता है और रिमूव भी किया जाता है, कॉजिंग इरेगुलर ब्लीडिंग और अदर हार्मोनल साइड इफेक्ट। तो इससे इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है और क्या हो सकते हैं, हार्मोनल कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का मतलब, यूट्राइन मतलब यूट्रस से वर्ड आया है, इंट्रा मतलब अंदर, तो यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइसेस फिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मतलब यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइसेस, कुछ मतलब बनी हुई डिवाइसेस इंसर्ट करते हैं, जैसे कि कॉपर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, या हम ये बोले उपकरण डिवाइसेस, मतलब कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो कॉपर को रिलीज करती हैं। तो एक स्मॉल टी से प्लास्टिक डिवाइस ब्रैप्ड इन कॉपर, मतलब कुछ इस टाइप से होती है ये डिवाइस, कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस टी शेप होती हैं
और प्लास्टिक की होती हैं और इनके ऊपर क्या होता है, कॉपर होता है कुछ इस टाइप से कॉपर लगा होता है। प्लेस्ड इन यूट्रस, इंट्रा यूट्राइन है तो यूट्राइस के अंदर लगाएंगे। कॉपर एक्ट्स एज स्पर्मिसाइड्स, मतलब क्या करता है, स्पर्मिसाइड्स का मतलब है स्पर्म को क्या करेगा, किल कर देगा, स्पर्म को मार देगा। प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द एग। अब स्पर्म अगर तुम्हारे यूट्रस के अंदर जा भी रहा है, किसी की यूट्रस के अंदर जा रहा है और कॉपर लीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अंदर लगी है, तो स्पर्मिसाइडल ये इसका एक्शन होता है, मतलब स्पर्म को किल कर देगा, मार देगा, जिससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इफेक्टिवनेस 99% होती है, उससे भी ज़्यादा होती है ओवर। एडवांटेजेस क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होती है, मतलब 10 साल तक वर्क करती है। हार्मोन फ्री होती है, इसमें कोई हार्मोन इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि कॉपर क्या है, एक मेटल होती है। और वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, रिक्वायर इंसर्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब ये सारी चीज़ें किसी हेल्थ केयर वर्कर्स के थ्रू ही लगाई जा सकती हैं। कैन कॉज हैवियर पीरियड्स और क्रम्प, अच्छा खासा दर्द और हैवी पीरियड्स कॉज कर सकता है। तो इसे आप हिंदी में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो हार्मोन को रिलीज करती हैं। ये भी टी शेप डिवाइस होती हैं जो रिलीज करती हैं हार्मोन प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन हार्मोन को रिलीज करती हैं, जिससे क्या होती है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है और थिक कर देती हैं सर्वाइकल म्यूकस को और थिक कर देती हैं यूट्राइन लाइनिंग। तो हमने आपको बताया ये सर्वाइकल जो म्यूकस है इसे थिक कर देगी और इसे क्या कर देगी, एक तरीके से इम्प्योर्ट कर देगी, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, थिक कर देगी सर्वाइकल म्यूकस, थिन कर देगी यूट्राइन लाइनिंग को, थिन कर देंगी, जिससे क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होता है। इफेक्टिवनेस होती है ओवर 99% होती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, 3 से 7 साल तक ये वर्क करती है, इफेक्टिव होती है और रिड्यूस करती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और बहुत इफेक्टिव होती है, ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कम कर देती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, रिक्वायर हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर इंसर्शन के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट होती है। पॉसिबल हार्मोनल साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मूड चेंज, जैसे मूड स्विंग और एक्ने वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आता है परमानेंट मेथड, जिसे स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। जैसे क्या होता है, एक होता है वैसक्टॉमी और एक का ट्यूबक्टॉमी। ट्यूबक्टॉमी मतलब ट्यूब को कट कर दो, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दो, तो ये फीमेल में होती है। वैसक्टॉमी मतलब वास डिफरेंस को कट कर दो, तो ये किस में होती है, ये होती है मेल में। ठीक है। ट्यूबल लाइगेशन फॉर वुमेन, मतलब ट्यूब को लाइगेट कर दो, ट्यूब को जो मतलब एक तरीके से ब्लॉक कर दो। अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट ब्लॉक्स एंड सील द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसे ब्लॉक कर दो या बंद कर दो या मतलब बांध दो किसी चीज़ से। प्रिवेंटिंग एग रीचिंग द यूट्रस, जिससे क्या होगा, जो एग होगा वो कभी यूट्रस में पहुंच ही नहीं पाएगा और कभी भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। इफेक्टिवनेस ओवर 99% होती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, परमानेंट सोल्यूशन होता है, नो नीड फॉर ऑनगोइंग कॉन्ट्रासेप्शन, कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर एक बार आपने करा लिया तो आपका लाइफ टाइम हो गया। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, इरिवर्सिबल होता है, डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती हैं। वैसेक्टॉमी, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्यूबक्टॉमी, ट्यूबल लाइगेशन, या इसी को बोलते हैं ट्यूबक्टॉमी। इसमें क्या करते हैं भाई, फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देते हैं बस। जिससे क्या होता है, ये आपको दिखाएं, थोड़ा दिखा दें, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है, थोड़ा आपको, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस पर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ओवा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर ओवरी होती, तो कुछ इस पोजीशन पर से कट करके क्या करते हैं, बांध देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे यहाँ से जो एग होगा वो कभी भी यहाँ नहीं आ पाएगा। जब यहाँ नहीं आ पाएगा तो कितने भी स्पर्म अंदर पहुँच जाएँ, कभी भी फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, कभी भी फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। नेक्स्ट आता है वैसेक्टॉमी, मैन में करते हैं वैसेक्टॉमी। इसमें क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होती है, टेस्टिस से एक स्ट्रक्चर निकलता है वास्ट डिफरेंस, जो स्पर्म को कैरी करता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा मतलब जो टेस्टिस, ये हमारे टेस्टिस हैं, ठीक है, और ये हमारा टेस्टिस, ये हमारा मान लो क्या है, पेनिस है, और ये हमारा क्या है, यूरेथ्रा। तो यहाँ से लेकर स्पर्म यहाँ तक कोई लेकर आएगा टेस्टिस से, तो इसे बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। और भी स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन रफली मैंने बता दिया वास्ट डिफरेंस।
अगर इस वास्ट डिफरेंस को कट कर दो तो कभी भी स्पर्म होंगे वो यहाँ आएंगे ही नहीं, स्पर्म होंगे वो यहाँ आएंगे ही नहीं। यूरेथ्रा में कभी अगर स्पर्म नहीं आएंगे तो कभी भी स्पर्म वजाइना में नहीं जाएंगे और कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसको कट करके बांध देते हैं। तो सर्जिकल प्रोसीजर दैट कट्स और सील द वास्ट डिफरेंस, जिससे क्या होता है, एंट्री कैरी स्पर्म को कैरी करती है, प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम बीइंग इजैकुलेटेड, मतलब स्पर्म कभी इजैकुलेटेड नहीं होंगे, बाहर आएंगे ही नहीं। सीमन आएगा लेकिन स्पर्म नहीं होंगे उसमें। इफेक्टिवनेस होती है ओवर 99% होती है। एडवांटेज ये परमानेंट मेथड होता है, सिंपल प्रोसीजर होता है, कोई हार्मोनल साइड इफेक्ट नहीं होते और सर्जरी की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। डिसएडवांटेज यही होते हैं, सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, इरिवर्सिबल होता है, एक बार हो गया तो परमानेंट है, फिर दोबारा अपोजिट नहीं कर सकते हो, दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट STI, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते। तो इसे पढ़ सकते हो आप हिंदी में। नेक्स्ट आता है कुछ नेचुरल मेथड्स होते हैं, जैसे फर्टिलिटी अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग, तो इन्वॉल्व करता है ट्रैकिंग ऑफ वुमेन मेन्स्ट्रुअल साइकिल, मतलब ऐसी वुमेन जिनमें मेन्स्ट्रुअल साइकिल हो रही है उन्हें आइडेंटिफाई फर्टाइल डेट को आइडेंटिफाई करें, मतलब याद रखें, अवॉइड करें इंटरकोर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब जो मेन्स्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उसका जो मतलब 14 डे होता है, 14 डे होता है, उस पर क्या होता है, जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है उसके 14वें दिन पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, ओवुलेशन होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो 12 से 17 डे के बीच में कोई भी इंटरकोर्स या कॉपुलेशन, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें, जिससे क्या होगा, इस टाइम पर ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन होगा, स्पर्म उस टाइम पर पहुंचेगा नहीं, तो ओवुलेशन जो मतलब ओवम होगा, जो एग होगा वो डिजनरेट कर जाएगा। तो इसे हम कर सकते हैं। ठीक है, 12 से 17 दिन जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल का होता है उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें। इफेक्टिवनेस होती है मतलब 76 से 88% होती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, कोई मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दवा की नहीं है और नेचुरल अप्रोच है, खुद से कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, रिक्वायर केयरफुल ट्रैकिंग, मतलब अच्छे से आपको याद रखना होगा डेज को। नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए सुटेबल नहीं होता है। लेस इफेक्टिव देन अदर मेथड की कंपेयर में लेस इफेक्टिव होता है, मतलब फेल्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है विड्रॉवल मेथड्स। तो इसमें क्या होता है, जब जो मेल है सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, कॉपुलेशन कर रहे हैं, तो क्या है, जब मेल को ये एहसास होता हो, ऐसा लगता हो कि अब सीमन इजैकुलेट होने वाला है, सीमन निकलने वाला है, मतलब इजैकुलेट होने वाला है, तो वो वेजाइना से अपने पेनिस को बाहर कर दे। वेजाइना से अपने पेनिस को अगर बाहर कर देगा तो मतलब वेजाइना के अंदर स्पर्म या सीमन इजैकुलेट नहीं होगा, स्पर्म इजैकुलेट नहीं होंगे, जिससे ओवुलेशन नहीं होगा। तो द मैन विड्रॉस बिफोर इजैकुलेशन, मतलब जो मैन है वो विड्रॉ कर ले, निकाल ले बाहर अपने पेनिस को बिफोर इजैकुलेशन, जब उसे ऐसा लगता हो, ऐसा एहसास होता हो कि इजैकुलेशन मतलब स्पर्म या सीमन निकलने वाला है, तब, जिससे स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग वेजाइना, स्पर्म वेजाइना के अंदर एंटर नहीं करेंगे। लेकिन इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है बहुत कम होती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, कोई मतलब कॉस्ट नहीं होती, कोई भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होते हैं, बहुत हाईली रिस्क होते हैं, मतलब फेल होने के, हाईली अनरिलेबल ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ प्री इजैकुलेट कंटेनिंग स्पर्म। कुछ प्री इजैकुलेट सिक्रीशंस होते हैं जो इजैकुलेशन से पहले होते हैं, उनमें भी स्पर्म हो सकते हैं, उनमें भी कुछ सिक्रीशन, मतलब इजैकुलेशन होने से पहले पेनिस से कुछ सिक्रीशंस होते हैं, उसमें भी स्पर्म हो सकते हैं, इसीलिए फेल्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, हिंदी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस। तो इसमें क्या आता है, आपातकालीन गर्भ निरोधक। तो इसमें क्या आती है, कुछ मॉर्निंग आफ्टर पिल्स होती हैं। ठीक है, पिल्स जैसे प्लान भी एग्जाम्पल है इसका, टेकन विद इन 72 आवर अनप्रोटेक्टिव सेक्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, बर्क डिलिंग ओवुलेशंस फटे। ये इसका यूज पता कब होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है इसका यूज रेप केस में और बहुत सारे लोगों को इसका यूज पता होगा। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें क्या होता है, लेवेनोजेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, लेवेनोजेस्ट्रॉल होता है, एक हार्मोन होता है, एक तरीके से ही हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। इसे क्या होता है, 72 आवर के अंदर अगर आप अनप्रोटेक्टिव सेक्स में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई भी पर्सन है अनप्रोटेक्टिव सेक्स में इन्वॉल्व हो रहा है, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के या बिना किसी बैरियर मेथड के इन्वॉल्व हो रहा है और उसे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वो 72 घंटे के अंदर अगर इन पिल्स को ले रहा है
इन पिल्स को ले रही है या ले रहा है तो क्या होगा, ओवुलेशन मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इससे हम बच सकते हैं। ठीक है, इसकी इफेक्टिवनेस होती है 75 से 89% होता है और बहुत इफेक्टिव होता है सूनर, अगर जल्दी लिया जाए। जैसे मतलब अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटी के अगर 1 आवर 2 आवर 3 आवर 5 आवर के अंदर अगर लिया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा। एडवांटेजेस क्या होते हैं, प्रोवाइड अ बैकअप इफ कॉन्ट्रासेप्शन फेल, और अगर यूज नहीं किया गया है। डिसएडवांटेज, नॉट इंटेंडेड फॉर रेगुलर यूज, रेगुलर यूज के लिए नहीं है क्योंकि इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ कपल्स होते हैं, ठीक है, आज का दौर ऐसा है, तो कुछ लोग यूज करते भी होंगे। ठीक है, आप इस जनरेशन के लोग हो तो यूज करते ही होंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ दी हमारे पास जो हैं वो क्या है, 20 से 30 या 35 वाले हैं, तो लोग यूज करते होंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन फीमेल खासकर याद रहें, जो गर्ल्स हैं वो याद रखें कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो कम से कम इसे यूज किया जाए, बहुत कम से कम यूज किया जाए, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड्स में आपने जितना पढ़ा है, ठीक है, उससे ज़्यादा इसके बारे में मैंने केसेस देखे भी हैं और पढ़ा भी है। इसके बहुत अच्छे खासे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसको रेगुलर प्लीज़ 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 अगर कोई यूज करता हो तो इसे यूज ना करें। कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट लाइक नॉसिया एंड फटीग, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, मैंने देखा भी है, इसीलिए अपने ही फ्रेंड्स के बीच देखा है, इसीलिए आप प्लीज़ इसे कम से कम यूज करें। ठीक है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इसे कहते हैं, आप देख सकते हो, इसे पढ़ सकते हो हिंदी में। आगे बात करते हैं हम, तो हमारा ये कॉन्ट्रासेप्शन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, भारत में जनसंख्या की समस्या। तो इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन प्रॉब्लम ड्यू टू इट्स लार्ज रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन क्या करती है, स्ट्रेंस रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, खाना है, जॉब्स हैं, ये सारे क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड हैं तो स्ट्रेंस करती है, इन पर क्या करती है, संसाधनों पर क्या करती है, एक तरीके से स्ट्रेन या प्रेशर डालती है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू ओवर क्राउडिंग एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो ये सब कुछ याद नहीं करना, बस आपको याद रखना है, जैसे ओवर पॉपुलेशन है, आपको बस दिमाग लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन जब भी आएगा इससे आप सॉल्व कर दोगे, आपको दिमाग लगाना है। जैसे ओवर पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो खाने की दिक्कत होगी, एक तो जॉब की दिक्कत होगी, ठीक है, वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज करेगी। प्रॉपर क्या होगी, साफ़ सफाई नहीं रह पाएगी, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो साफ़ सफाई नहीं रह पाई, तो यही है ओवर क्राउडिंग, ये सारी चीज़ें कॉज कर रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, मतलब जॉब लोगों को ज़्यादा नहीं मिली। यंग ग्रोइंग पॉपुलेशन क्रिएट प्रेशर ऑन जॉब मार्केट, कंट्रीब्यूट हाई अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है, अगर अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा होंगे तो क्राइम बढ़ सकता है। ठीक है, क्राइम बढ़ सकता है, लोग क्योंकि जॉब लोगों के पास है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब नहीं है, ठीक है, तो क्राइम वगैरह बढ़ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट। जेंडर इम्बैलेंस, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हो सकता है जेंडर इम्बैलेंस हो जाए, मतलब मेल और फीमेल का जो बैलेंस है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाए, मेल और फीमेल का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाए, जिससे क्या होगी, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। फीमेल ज़्यादा हुई तो भी दिक्कत हो सकती है, अगर मेल ज़्यादा हुए तब भी दिक्कत हो सकती हैं। तो कल्चरल प्रेफरेंस फॉर सन लीड टू सेक्स रेशियो कॉजिंग सोशल इश्यूज लाइक वायलेंस एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी हो सकती है, इसके बारे में आपने सुना होगा, गर्ल्स की खासकर गर्ल्स की बहुत होती है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। जेंडर इम्बैलेंस, अगर फीमेल्स कम हुई तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत सारा प्रेशर पड़ सकता है, जैसे कि रैपिड अर्बनाइजेशन मतलब स्ट्रेन करता है सिटीज़ को, लीडिंग पुअर हाउसिंग, सैनिटेशन और ट्रांसपोर्टेशन। अगर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर हो जाएगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जगह की कमी होगी, जिससे क्या होगा, बहुत पॉपुलेशन घनी घनी हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होगी क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट के जो उपकरण हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, पुअर हाउसिंग, साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रह पाएगी, और सैनिटेशन मतलब जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसका भी प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब अगर पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी तो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगी, क्योंकि इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज है हमारे पास, जैसे कि वाटर है, एयर है, ठीक है, इसे ज़्यादा पॉल्यूटेट करेगी।
तो मतलब ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज कॉज पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को खत्म करेगी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट तरह के प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट तरह के वो लॉस होंगे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो। एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन भी बर्डन होता है कंट्री के ऊपर, किसी भी कंट्री के ऊपर जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बर्डन है, क्योंकि जो एजेड पॉपुलेशन है वो वर्क नहीं करती है, उन्हें बैठाल कर खिलाना होता है, तो वो एक तरीके से बर्डन है। तो राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी विद इंक्रीजिंग द एल्डरली पॉपुलेशन मतलब 60 प्लस वाली, प्लेसिंग डिमांड्स ऑफ हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज मतलब वो काम तो करेगी नहीं और उन्हें हेल्थ केयर भी अच्छी तुम्हें प्रोवाइड करना होगी और सोशल सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करना होगी। पोवर्टी एंड इनइक्वलिटी, तो ओवर पॉपुलेशन एक्सर्बेट पुवर्टी मतलब गरीबी को बढ़ावा देती, इनकम इनइक्वलिटी मतलब कुछ लोगों की इनकम बहुत अच्छी होगी और कुछ लोगों की इनकम बहुत कम हो जाएगी, मतलब गरीबी बढ़ेगी। अफेक्टिंग द एजुकेशन, जिससे वो जो गरीब हैं वो अच्छे से एजुकेट नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों को, हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे स्टैंडर्ड में नहीं रह पाएंगे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। फिर इसका सोल्यूशन क्या है, ओवर क्राउडिंग का समाधान क्या है, हम प्रमोट करें फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग जो ऊपर हमने पढ़े कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वगैरह पढ़े उनको प्रमोट करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जन्म ना लें और नहीं लेंगे तो पॉपुलेशन कम होगी। एजुकेशन, हम अच्छे से बच्चों को एजुकेट करें और बताएं जिससे क्या है पॉपुलेशन पर रोक लग सके। वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, जो वुमेन है वुमेन की शक्तिकरण या शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, वुमेन्स को इक्वलिटी देना चाहिए। जॉब क्रिएशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को प्रोवाइड करके हम कम कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट मतलब बच्चों में जो भी लोग हैं वो स्किल को डेवलपमेंट करें जिससे क्या गरीबी को हम कम कर सकते हैं और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप करें। हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट्स, अपने हेल्थ केयर को इम्प्रूव करें, पर्टिकुलरली मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जो चाइल्ड हेल्थ है और मैटरनल हेल्थ है, जो मदर की हेल्थ है उसको क्या करें हम इम्प्रूव करें जिससे हम क्या कर सकते हैं हेल्थ केयर पर रोक लगा सकते हैं, मतलब ओवर क्राउडिंग पर। फोकस ऑन पुवर्टी एलिविएशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इंश्योर सस्टेन ग्रोथ, मतलब क्या है जो पुवर्टी है जो गरीबी है उस पर क्या करें हम रोक लगाएं एक तरीके से जिससे हम क्या कर सकते हैं ओवर क्राउडिंग को रोक सकते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास, जो जैव विविधता है उसको हम क्या करें कंजर्व करें जिससे वो आने वाली जनरेशन के लिए बची रहे, हम उसे सारा के सारा नष्ट ना करें। ओवर क्राउडिंग की बात करते हैं। ओवर क्राउडिंग क्या, अत्यधिक भीड़ भाड़ होती है। तो ओवर क्राउडिंग रिफर्स टू एक्सेसिव पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इन अ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसे भी क्या बोलेंगे ओवर क्राउडिंग। लीडिंग टू स्ट्रेन और रिसोर्सेज, मतलब स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज इफेक्ट ओवर क्राउडिंग इंक्लूड्स। तो अगर एक एरिया है, ये एक गांव है, ठीक है, उसमें गांव में 1000 लोग आराम से रह सकते हैं, ठीक है, 1000 लोगों के लिए खाना है, पानी है, जॉब है, ठीक है, और घर है 1000 लोग, उसमें पॉपुलेशन हो जाए 2000 की, तो वहाँ ना तो रहने के लिए घर होगा ठीक से, ना तो प्रॉपर सैनिटेशन हो पाएगा क्योंकि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो भी प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाएगा, ना तो रहने के लिए प्रॉपर घर होंगे, ना तो प्रॉपर जॉब होगी, ठीक है, ना तो प्रॉपर खाने के लिए होगा, तो क्या हो इसे बोलते हैं ओवर क्राउडिंग। ज़्यादा हो गया एक पर्टिकुलर एरिया में तो दिक्कतें तो होंगी होंगी, ठीक है। तो इसके मतलब ओवर क्राउडिंग के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो पहला क्या है, स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज लाइक वाटर, फूड एंड हेल्थ केयर, तो वाटर की कमी हो सकती है क्योंकि वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा ओवर क्राउडिंग होने से। फूड की कमी हो सकती है, हेल्थ केयर हम अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब अगर पॉपुलेशन एक जगह पे ज़्यादा होगी तो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगी, मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। इंक्लूडिंग पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों का कटाव ज़्यादा होगा क्योंकि जगह कम है। सोशल प्रॉब्लम्स होंगी सच एज इंक्रीज क्राइम, क्राइम बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने से क्राइम बढ़ जाता है। इनइक्वलिटी बढ़ जाएगी, मेल एंड फीमेल में जो इनइक्वलिटी वो बढ़ जाएगी और टेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। हेल्थ केयर इशूज आएंगे ड्यू टू पुअर सैनिटेशन, हम पहले बता चुके प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो पाएगा जिससे जो मतलब वाटर है और फूड बॉर्न डिसीजेस हैं वो बढ़ जाएंगी जिससे हेल्थ केयर इशूज आएंगे बहुत सारे, और लिमिटेड हेल्थ केयर कैस हम हेल्थ केयर सबको प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 1000 लोगों के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, वहाँ 1000 लोगों को बढ़िया हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 2000 रहें तो हम कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, दिक्कत होगी।
हायर अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। फॉर कंपटीशन जॉब इंटेंसिटीज, जो जॉब होगी उसके लिए मतलब क्या होगा, जॉब होगी उसके लिए कंपटीशन होगा, जिससे क्राइम वगैरह बढ़ जाएगा। डिक्लाइनिंग द लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब लोग गरीबी में रहना सीख लेंगे, मतलब जो लिविंग एक स्टैंडर्ड है उसको लोग अचीव नहीं कर पाएंगे और लो लेवल पर ही रहने लगेंगे ड्यू टू स्टैंडर्ड हाउसिंग एंड पब्लिक सर्विसेज, क्योंकि अच्छे से साफ सफाई नहीं हो पाएगी, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाएगा, अच्छे से एजुकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1000 लोगों के लिए हम कर सकते हैं जो हमने एरिया बताया उसमें, और वहाँ 2000 हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एजुकेशन भी हम प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। मेथड्स ऑफ कंट्रोल, इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वही जो ऊपर हमने पढ़ा है। इंडिया में मतलब इंडिया की पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन वही है। जैसे हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली प्लानिंग मतलब रिड्यूस्ड बर्थ रेट को कम कर दें, इंश्योर प्रेशर ऑफ रिसोर्सेज, जिससे जो प्रेशर है रिसोर्सेज का, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो जल्दी खत्म ना हो। अर्बन प्लानिंग मतलब प्रॉपर सिटी डेवलपमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द पॉपुलेशन मोर इवनली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शहरों का हम क्या करें, डेवलपमेंट करें, शहरों को बढ़ाएं या शहरों की संख्या बढ़ाएं, जिससे क्या हो, मतलब लोग एक अच्छे स्टैंडर्ड पे रहना सीख लें। रूरल डेवलपमेंट, गांव को हम डेवलप्ड करें, जिससे क्या हो, जो अच्छे से सैनिटेशन हो पाए और वहाँ मतलब जो पॉल्यूशन है वो कम से कम हो पाए। इम्प्रूव रूरल एरियाज टू प्रिवेंट माइग्रेशन टू सिटीज़, मतलब एक तो पॉल्यूशन कम हो पाए, अगर रूरल डेवलपमेंट हम गांव को अच्छे से डेवलप कर देंगे, बढ़िया घर बनवा देंगे और बढ़िया से रोड्स पड़वा देंगे, जो नालियाँ हैं इन सब का डेवलपमेंट अच्छे से करवा देंगे, तो लोग शहर की तरफ नहीं जाएंगे, अर्बन मतलब सिटी की तरफ नहीं जाएंगे, लोग गाँव में ही खुश रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। हाउसिंग पॉलिसीज प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू रिड्यूस स्लम्स, मतलब क्या है, जो झुग्गियाँ होती हैं, स्लम्स होते हैं, उनको कम करें और बढ़िया मतलब लोगों को अच्छा मतलब आवास या घरों को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे मतलब अफोर्डेबल मतलब कम दाम में और घरों को प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे लोग झुग्गियों में ना रहें, जिससे क्या कोई पॉल्यूशन वगैरह ना हो और इन्फेक्शियस डिसीज भी ना हो। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स मतलब इनकरेज स्मॉलर फैमिलीज विद फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इसमें कुछ खास नहीं, मतलब वही इकोनॉमी को लेकर, मतलब स्मॉल फैमिली होगी तो इकोनॉमी मतलब एक तरीके से अच्छे से खाएंगे पिएंगे, एजुकेट अच्छे से करेंगे और हेल्थ केयर भी अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। माइग्रेशन कंट्रोल, अगर सब कुछ गांव में मिलेगा, सब कुछ होगा, तो लोग क्या होंगे, माइग्रेट नहीं करेंगे शहर की तरफ। लिमिट रूरल अर्बन माइग्रेशन टू प्रिवेंट सिटी ओवरक्राउडिंग, अगर गांव से लोग सिटी में नहीं जाएंगे तो सिटी में ओवरक्राउडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो हम सारी जो फैसिलिटी हैं वो गांव में देंगे, तो लोग शहर की तरफ माइग्रेट नहीं करेंगे, तो शहर में भी ओवरक्राउडिंग नहीं होगी। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को क्या करे, अवेयर करे, जैसे एजुकेट करे पीपल को कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवरक्राउडिंग और फैमिली प्लानिंग, हमें बताना चाहिए, जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जो मतलब लोग हैं सोसाइटी, उसको एजुकेट करना चाहिए, उसे प्रॉपर बताना चाहिए कि मतलब ओवरक्राउडिंग होने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, आप फैमिली प्लानिंग का ध्यान रखें और मतलब लिमिटेड जो बच्चे हैं अपने अपने मतलब फैमिली के हिसाब से अपने बच्चे करें, जिससे क्या हो, जैसे बर्डन ना बढ़े सोसाइटी पर, आप अच्छे से उन्हें एजुकेट कर पाओगे तो वो अच्छे से जॉब ले पाएंगे और सोसाइटी में भी अच्छा कर पाएंगे और ओवरक्राउडिंग नहीं होगी, जिससे क्या होगा, बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारी दिक्कतें नहीं होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।